जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, यकीनन एक एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए गैसेस फॉर्म में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्योंकि सोडियम सॉलिड फेज से एस से गैसेस फेज में जा चुका है, जी में जा चुका है, तो लिहाजा अब हम इसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। तो आपके पास जो एनर्जी होगी डेटाबेस के मुताबिक वो होगी प्लस 496 किलो जूल पर मोल, जो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी है सोडियम की। इसी के साथ साथ क्योंकि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे, तो जब हमने हाफ मोल ऑफ क्लोरीन यानी वन एटम कंसीडर किया है क्लोरीन के डायटोमिक फॉर्म से, तो आपके पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी -349 किलो जूल पर मोल, जो कि आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी यहाँ पे गैसेस फॉर्म में। इसी के साथ साथ क्लोरीन की जो एटमाइजेशन एनर्जी है वो +122 किलो जूल पर मोल है रिएक्टिविटी फॉर्म में। तो आपके पास ओवरऑल एनर्जी जो है वो है, बॉन्ड एनर्जी जिसे आप कह रहे हैं, वो है -411, जो कि आपके पास लिखी है टोटल एनर्जी की फॉर्म में, बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में। यकीनन ये बॉन्ड एनर्जी सम अप होगी बाकी तमाम एनर्जीज का। यहाँ एल रिप्रेजेंट कर रहा है लैटिस एनर्जी को। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक मोल में ये 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 टाइम्स होंगे। तो उस हिसाब से इनके लैटिस को बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहलाती है लैटिस एनर्जी, जिसे हम एल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एल ई, ये बात आप सबको यकीनन समझ में आई होगी। तो अगर हम सारी एनर्जीज को सम अप करें, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है +107 +496 +122, इन्हें टिक भी कर लेते हैं ताकि आप टैली कर सकें बड़े आराम से। तो ये सब एड अप होके आपके पास आंसर देंगे -411 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर इसी में आपने लेटेस्ट एनर्जी मालूम करनी है सोडियम क्लोराइड की इंडिपेंडेंटली, तो उसकी वैल्यू आएगी आपके पास -787 किलो जूल पर मोल। कुछ जगहों पर डेटाबेस में ये -788 भी लिखी है। ये है आपके पास लेटिस फॉर्मेशन, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हमने इस फॉर्मेट पे आपको समझाया। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत काम की बात, आप में से बहुत से बच्चों के जहन में सवाल आएगा कि एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, ये तो हमने पढ़ी नहीं है। तो बहुत सादा अल्फाजों में बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स एटम्स, वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड हो किसी भी 1 मोल केमिकल सब्सटेंस को एटम्स में तोड़ने के लिए, वो कहलाती है एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। तो इस बिहाफ पे सोडियम को उसके एटम्स में तोड़ने के लिए +107 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, और क्लोरीन मॉलिक्यूल को उसके एटम्स में डिसोसिएट करने के लिए +122 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ओवरऑल लेटेस्ट एनर्जी फॉर्मेशन में आपके पास है -787 किलो जूल पर मोल। आइए मूव होते हैं टूवर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स। तो बेटा ये है लेटिस। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि जो ब्लू बॉल्स हैं ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रही हैं क्लोराइड आइंस को, एनाइंस को, और जो रेड बॉल्स हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं सोडियम को। अभी हमने कुछ देर पहले एक बात कही थी कि कैटाइंस और एनाइंस इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बेसिक डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन है आयनिक बॉन्ड की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस in a geometrical shape is known as ionic bond,
ये आपके सामने इस सिंपल सी डायग्राम के थ्रू समझाई जा सकती है, जिसमें हर पॉजिटिव सेंटर को दूसरा नेगेटिव सेंटर अट्रैक्ट कर रहा है और हर नेगेटिव सेंटर को पॉजिटिव सेंटर अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे सपोज करते हैं हम ये सामने वाले क्लोराइड की एग्जांपल, जिसे ये वाला सोडियम, ये वाला सोडियम और ये वाला सोडियम अट्रैक्ट कर रहा है, साथ में नीचे वाला भी ऐसा ही है। तो हर नेगेटिव सेंटर को चारों तरफ से पॉजिटिव सेंटर ने कवर किया हुआ है। यही वजह है कि रूम कंडीशंस पे ये पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि ionic compounds, in ionic compounds, cations and anions do not exist in discrete form, यानी independently exist नहीं करते। In fact, they are present in the form of lattice through electrostatic forces of attraction, in which they are tightly bonded. क्योंकि यहाँ पोलैरिटी पाई जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा यहाँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। क्योंकि यहाँ पोलैरिटी है और वाटर भी पोलर इन नेचर है, तो सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स को छोड़ के मेजॉरिटी में हम बात कर रहे हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, जिसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर ये क्रिस्टल ऑफ NaCl है, यहाँ कंसिडर कर लें पर्पल क्रिस्टल, सोडियम पॉजिटिव और ग्रीन क्लोराइड है, जैसे ही ये पानी में जाएगा, वाटर एक डायपोल है, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के जितने भी ऑक्सीजन सेंटर होंगे यानी नेगेटिव सेंटर होंगे, वो कैटाइंस को कवर अप कर लेंगे, और वाटर के जितने भी पॉजिटिव सेंटर होंगे यानी हाइड्रोजन, वो एनाइंस को, यहाँ पे क्लोराइड को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे और कवर अप कर लेंगे। इस पूरे अमल को हाइड्रेशन भी कहते हैं, जो कि हम चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं कि द सराउंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड कैटाइंस एंड एनाइंस थ्रू आयन डायपोल लिंकेज नोन एज हाइड्रेशन, जिसके थ्रू कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में डिसोसिएट हो जाता है या आयोनाइज हो जाता है। जो हमने कहा था कुछ कंपाउंड्स पानी में मुश्किल से जो है वो सॉल्युबल होते हैं, उनमें सल्फेट्स और फॉस्फेट्स शामिल हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के, क्योंकि इनकी लेटिस एनर्जी बहुत हाई होती है, इस वजह से ये आराम से डिसोसिएट नहीं होते। और हमें ये बात भी पता है कि जो सॉल्युबल हो जाए कंपाउंड पानी के अंदर, कैटाइंस और एनाइंस में डिसोसिएट हो जाए, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। और हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस एंड मोल्टेन फॉर्म। यहाँ पे एक और बात वाज़ेह रहे कि जितने भी आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं और ये डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इसी के साथ साथ ये नॉन पोलर कंपाउंड्स में इनसॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड ज़्यादातर आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें कोई पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये प्योर कोवलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं, जिनमें शामिल होते हैं सल्फेरिस। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, बेंजीन, CCl4, इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं या टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, CTC भी कहा जाता है इसे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC, CCl4, टेट्राक्लोरोमीथेन, एनहेक्सेन, ये सब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, साथ साथ नॉन पोलर भी हैं, यानी इनमें प्योर कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इनकी पोलैरिटी ज़्यादा नहीं होती। तो आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि पोलर इन कैरेक्टर होते हैं, लिहाजा वो इनसॉल्युबल होते हैं
ionic compounds या electrolytic compounds are insoluble in non-polar solvents. तो यहाँ पे आपके पास एक पूरा लेक्चर होता है वाइंड अप, जिसका रिव्यू आपके सामने है। लर्निंग कंटेंट इस लिहाज से बनता है कि आपको केमिकल बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए, इसकी टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली टाइप आयनिक बॉन्ड, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन डेफिनेशन के साथ, NaCl की फॉर्मेशन थ्रू आयनिक बॉन्ड with electronic configuration and all energy changes involved in it, which I have discussed in this lecture already, और जितनी भी तरह की प्रॉपर्टीज हैं इस आयनिक बॉन्ड की और इनके कंपाउंड्स की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड लर्निंग। काइंडली गिव मी द फीडबैक ताकि मैं अपने लेक्चर्स को मज़ीद अच्छा करने की कोशिश कर सकूं। फ़ी अमानिल्लाह।